नमस्कार। संपूर्ण धरती रहस्य, रोमांच और अजूबों से भरी हुई है। कहीं पर प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हैं तो कहीं पर प्राकृतिक जोखिम भरे स्थान हैं, जैसे ज्वालामुखी, ऊंचे और भयानक पहाड़, खतरनाक समुद्र, भूतहा जगहें, खतरनाक रहस्यमयी और रोमांच से भरे क्षेत्र आदि। लेकिन हम आपको एक ऐसी अमर होने वाली रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। हिमालय, जो कि सदियों से ही रहस्य, रोमांच और किंवदंतियों का केंद्र बिंदु रहा है। हिमालय की इन दुर्गम चोटियों और गिरी गुफाओं में आज भी सैकड़ों हजारों वर्षों की आयु लेकर ऐसे कई योगी महात्मा मौजूद हैं जो कि न जाने कितने ही युगों वर्षों से वहाँ साधना कर रहे हैं। आदिकाल से ही योगी महात्माओं की तप स्थली रहे हिमालय में ऐसी कई राज दफन हैं जिसके रहस्य के सामने आज का आधुनिक विज्ञान भी चुप्पी साध लेता है। विज्ञान ने भले ही कितनी तरक्की कर ली हो, पर आज भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका इस आधुनिक विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा ही एक प्रश्न लंबी आयु को लेकर भी है। क्या एक सामान्य मनुष्य सैकड़ों हजारों वर्षों तक भी जीवित जी सकता है? ऐसी कौन सी साधना या रहस्य हिमालय के इन योगियों के पास है जिससे इन्होंने अपनी आयु को सैकड़ों हजारों वर्ष तक बढ़ा लिया? आज हम इन्हीं सब रहस्यों के बारे में जानेंगे। पहले एक संक्षिप्त परिचय माओ जेदांग के बारे में। वर्तमान में कई लोग माओ को एक विवादास्पद व्यक्ति मानते हैं, परंतु चीन में वे राजकीय रूप में महान क्रांतिकारी, राजनैतिक रणनीतिकार, सैनिक पुरोधा एवं देश रक्षक माने जाते हैं। चीनियों के अनुसार माओ ने अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक विकास के साथ विश्व में प्रमुख शक्ति के रूप में ला खड़ा करने में मुख्य भूमिका निभाई। वे कवि, दार्शनिक, दूरदर्शी, महान प्रशासक के रूप में गिने जाते हैं। भारत और चीन के बीच हुए 1962 के युद्ध को आज तक कोई नहीं भुला पाया है। यह एक ऐसी टिस है जो हर बार उभर कर सामने आ जाती है। इसकी कसक आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इस युद्ध में भारत को जबरदस्त हानि उठानी पड़ी थी। इस युद्ध का असर आज भी दोनों देशों के रिश्तों पर साफ तौर से दिखाई देता है। अंग्रेजों से मिली आज़ादी के बाद भारत का यह पहला युद्ध था। 1 माह तक चले इस युद्ध में भारत के 1383 सैनिक मारे गए थे, जबकि 1047 घायल हुए थे। 1696 सैनिक लापता हो गए थे और 3968 सैनिकों को चीन ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं चीन के कुल 722 सैनिक मारे गए थे और 1697 घायल हुए थे। 14,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस युद्ध में भारत की तरफ से महज 12,000 सैनिक चीन के 80,000 सैनिकों के सामने थे। इस युद्ध में भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कड़ी आलोचना भी हुई। एशिया की इन दो ताकतों के बीच जंग के हालात क्यों बने, रणनीति तौर पर इसके क्या नतीजे हुए, ऐसे तमाम मुद्दों पर आज भी चर्चा जोरों पर है। लेकिन चीन के ही एक रणनीतिकार इसके पीछे माओ का हाथ मानते हैं। माओ से तुंग ने 1962 में भारत के खिलाफ युद्ध का आदेश दिया था ताकि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी पर उनकी पकड़ बनी रहे। हालांकि यह एक अनसुलझा रहस्य है। चीन और भारत के बीच एक लंबी सीमा है जो नेपाल और भूटान द्वारा 3 अनुभागों में फैला हुआ है। यह सीमा हिमालय पर्वतों से लगी हुई है जो बर्मा एवं आज के म्यांमार एवं तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान तक फैली हुई है। इस सीमा पर कई विवादित क्षेत्र अवस्थित हैं। ज़्यादातर लड़ाई ऊंचाई पर हुई थी। अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी कई चोटियाँ 7,000 मीटर से अधिक ऊंची है। चीन इन पहाड़ी इलाकों का लाभ उठाने में सक्षम था और चीनी सेना का उच्चतम चोटी क्षेत्रों का कब्जा था। दोनों पक्षों को ऊंचाई और ठंड की स्थिति से सैन्य और अन्य
लॉजिस्टिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और दोनों के कई सैनिक जमा देने वाली ठंड से मर गए। माओ से तुंग के बारे में मशहूर था कि उनका दिन रात में शुरू होता था। वह लगभग पूरी रात काम करते थे और सुबह तड़के सोने के लिए जाते थे। उनका अधिकतर समय उनके बिस्तर पर व्यतीत होता था, यहाँ तक कि खाना भी वो बिस्तर पर ही खाते थे। उनका पलंग हमेशा उनके साथ जाता था। ट्रेन में भी उनके लिए खास तौर से वो पलंग लगाया जाता था। माओ ने अपने जीवन में अपने दांतों पर कभी ब्रश नहीं किया। जब वो रोज उठते थे तो दांतों को साफ करने के लिए वो रोज चाय का कुल्ला किया करते थे। एक समय ऐसा भी आया कि उनके दांत इस तरह दिखाई देने लगे थे जैसे उन पर हरा पेंट कर दिया गया हो। माओ को नहाने से भी बहुत नफरत थी। उन्हें अपनी आयु बढ़ाने और अमर होने का भी जुनून था, जिस तरह माइकल जैक्सन को था। हिमालय में स्थित एक छोटी सी जगह है जिसे सांग्रीला या सांभला और सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं का स्थान मिलता है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है। तिब्बत में लोगों के बीच यह स्थान काफ़ी मशहूर है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि के रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का जिक्र किया गया है। इन ग्रंथों में इसे सिद्धाश्रम कहा गया है। माओ जानते थे कि सांग्रीला में कहीं सिद्धाश्रम है जहाँ साधु संत तपस्वी हजारों वर्षों से जीवित हैं। एक बार की बात है, चीन की सेना ने 2 लामा का पीछा करते हुए भारत के अंदर घुस आई, लेकिन अचानक वे लामा कहीं गायब हो गए। जहाँ से वे लामा गायब हुए वहाँ चीन ने आक्रमण कर भारत के उस क्षेत्र को कब्जा लिया और वह आज भी चीन के कब्जे में है। कहा जाता है कि भारत चीन युद्ध का कोई भी कारण नहीं था, इसे बेवजह युद्ध बताया जाता है। लेकिन कई विद्वान और सिद्ध संत मानते हैं कि माओ उस सिद्धाश्रम में जाने के लिए यानी अमर होने के लिए उस जगह पर कब्जा करने को चाहें, लेकिन कई वर्षों तक चीनी सेना द्वारा उस जगह को खोजने पर भी वह जगह नहीं मिल सका। यह भी कहा जाता है कि चीन अभी भी उस जगह की तलाश कर ही रहा है। अब उसे शक है कि वह क्षेत्र शायद सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में तो नहीं, इसलिए वह बार बार अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। हालांकि दलाई लामा का कहना है कि ऐसी जगह का हिमालय में कहीं अस्तित्व नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित सांग्रीला घाटी में एक ऐसी जगह है जो चौथे आयाम यानी 4th डायमेंशन से प्रभावित है। इस घाटी का संपर्क अंतरिक्ष में किसी दूसरी दुनिया से है। वहीं कुछ लोग इसे कैलाश पर्वत के आसपास बताते हैं। इस घाटी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आपको काल विज्ञान नाम की एक प्राचीन पुस्तक को पढ़ना होगा, जो तिब्बत के तवांग मठ के पुस्तकालय में आज भी मिल जाएगा। इंग्लैंड के लेखक जेम्स हिल्टन की किताब लॉस्ट होरिज़ॉन अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ सांग्रीला में इसी जगह का जिक्र हुआ है। 1937 में आई हॉलीवुड की फिल्म लॉस्ट होराइजन इसी पर आधारित है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून के संस्थापक स्वामी राम के एक पुस्तक लिविंग विथ द हिमालयन मास्टर्स में भी ज्ञानगंज की चर्चा की गई है। 1 फरवरी 1860 में जन्मे सिद्ध बाबा श्री राम ठाकुर जी ने 30 वर्षों तक हिमालय में तपस्या की और उन्होंने बताया कि 15 दिनों के लिए उनको ज्ञानगंज में बुलाया गया था, जहां वे सप्त ऋषियों की सेवा की। ज्ञानगंज के महान साधक गंध बाबा के नाम से विख्यात योगीराज विशुद्धानंद स्वामी परमहंस देव एक आदर्श योगी, ज्ञानी, भक्त तथा सत्य संकल्प महात्मा थे। परम पथ के इस प्रदर्शक ने योग तथा विज्ञान दोनों ही विषयों में परमोच्च स्थिति प्राप्त की थी। इनके शिष्य स्वामी गोपीनाथ कविराज की पुस्तक में स्वामी जी की जीवनी तथा उनके ज्ञानगंज के कुछ अनुभव शामिल हैं। उनके महान गुरु देव भगवान भृगुराज परमहंस जी की भी कृपा का संक्षिप्त वर्णन शामिल है। उनके गुरु ज्ञानगंज के महान साधक हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका
गमन सूर्य पर्यंत है और वह धरती पर कभी कदम नहीं रखते। गंध बाबा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने काशी में कई वर्षों तक रहे, लेकिन बाद में इन्हें इनके गुरुओं द्वारा वापस ज्ञानगंज बुला लिया गया। यह भी कहा जाता है कि ज्ञानगंज का एक दरवाज़ा काशी में एक अफ्रीका के जंगल में एक सहारा के मरुस्थल में खुलता है। इसमें किसी भी धर्म के लिए कोई पाबंदी नहीं होती, यह सिर्फ सिद्ध पुरुषों के लिए ही है। रोबिन शर्मा की नोवेल द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी जिन्होंने पढ़ी है, उन्हें पता होगा कि इस जगह का क्या महत्व है। अगर आप ज्ञानगंज, संभाला या सिद्धाश्रम के बारे में जानते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह सभी स्रोत किसी पुस्तक से ली गई है जिसका नाम इसमें चर्चा है। आगे आप इसे पढ़कर और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।